हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। आज हम लोग क्लास 10 जो सामाजिक विज्ञान है उसका चैप्टर वाइज जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ओके। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन एंड आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पीय सब कुछ देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो आज हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, मतलब किस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था ये आपको बताना है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस से जो है ना राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन आओ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन थे, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? आपके पास ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है इटली, सी है फ्रांस एंड डी है इंग्लैंड। तो अब आपके पास चार ऑप्शन हैं और इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आप लोग बताओ। तो नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस देश से था। किस देश से था? फ्रांस देश से था। नेपोलियन का संबंध आप लोग याद कर लो, फ्रांस देश से था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शंस बोर्ड एग्जाम में भी रहेंगे। नंबर ए ऑटो वन बिस्मार्क, बी है हिटलर, सी है मैंजनी एंड मैथ्सनी एंड डी है विलियम प्रथम। तो आपके पास चार ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा सही है या आप लोगों को गेस कर लेना है। तो वैसे इसमें से जो आपका सही आंसर है ना वो है मैं आपको बता दूं। चलो इसका सही आंसर है ऑटो वन बिस्मार्क। तो चलो फिर ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग आते हैं छोटे क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में नंबर फर्स्ट आप देखो, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? यहां आपको इसका आंसर बताना है। किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है ये मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है फ्रेडरिक सारियू। सॉरी ये सारियू है, ठीक है, सारियू। अब कब किया था ये भी मैं आपको बता दूं, 1848। ओके, तो ये आपका हो गया फ्रेडरिक सारियू, जिन्होंने 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। ओके, 1848 ईस्वी में बनाया था। यहां क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? और जर्मन राष्ट्र का प्रयास प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो जर्मनी का एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का जो था सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। मैंने ऑलरेडी बताया है, जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था जर्मनी की एकीकरण में। और प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ये थे प्रसा के राजा, ठीक है। प्रसा के राजा कौन थे? विलियम प्रथम। राजा विलियम प्रथम थे और इन्हीं को जर्मनी का राष्ट्र या फिर सम्राट घोषित किया गया। तो यहां से आपका यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो यहां से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अब देखो यहां आ जाओ। यहां अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि नारीवाद क्या था? तो नारीवाद क्या था? देखो नारीवाद जो है स्त्री या पुरुष, जो स्त्री होते हैं या पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का जो बोध था वही नारीवाद कहलाता है। देखो जैसे स्त्री होते हैं, पुरुष होते हैं, कि सामाजिक जो होते हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता, जैसे सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, ये सारी चीजें की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। यहां से आपको नारीवाद बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा इजी है एंड नारीवाद आपको समझ में आ गया होगा। यहां से 3 आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेने हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिया।
तो यहां से आपका ये भी तैयार हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी है, नोट कर लो। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, जर्मन का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था, एंड तीसरा क्वेश्चन ये है। ओके, अब हम लोग आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। लघुत्तरीय प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। जो जर्मनी का एकीकरण है इस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करना है। तो जर्मनी का एकीकरण में देखो 1862 ईस्वी में ऑटो वन बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना, ये आपको पता है। 1862 ईस्वी की बात है जब ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो प्रसा का चांसलर बना था। ओके, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको बहुत छोटा सा मैं बता रहा हूं, वैसे इससे लॉन्ग भी लिख देना तो ज्यादा बेटर रहेगा, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। बिस्मार्क के रक्त और लौह, जो बिस्मार्क था उसके रक्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। मतलब रक्त और लौह की नीति से जो जर्मनी था उसका एकीकरण किया। कौन? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क जो था वो रक्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। ओके, अब आपको और समझना होगा, यहां समझो कि 18 जनवरी सन 1871, याद रखना 18 जनवरी सन 1871 को वारसाई के महल में, वारसाई का महल था, में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जो कि मैंने ऑलरेडी भी बताया था अभी। लेकिन अब यहां आपको जर्मनी की एकीकरण में थोड़ा और जोड़ लेना, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको मार्क मिल जाएगा। तो 18 जनवरी सन 1871 को वारसाई के महल में प्रसा था, प्रसा के राजा विलियम प्रथम, जो प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है, आंसर के साथ मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करा दिया। ओके, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लेना एंड चलो आगे देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसीलिए मैंने इसको कलेक्ट कर लिया है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, तो क्रांति हुई तो फ्रांस व यूरोप दो चीजें थी, दो देश थे, पर क्या प्रभाव पड़ा? ये 1789 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी जिससे फ्रांसीसी क्रांति जिसका नाम है, और फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस और यूरोप दोनों पर इफेक्ट पड़ा था। तो आपको वो दोनों प्रभाव का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहां आप देख लो, यहां लिखा हुआ है 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके प्रभाव, जो फ्रांस व यूरोप पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। बहुत सारे प्रभाव पड़े थे और हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रभाव को समझेंगे, जो प्रभाव पड़े थे बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप समझो फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था, फ्रांस और यूरोप दोनों पर। तो पहले हम लोग ये समझेंगे फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था, फिर हम लोग यूरोप पर समझेंगे क्या प्रभाव पड़ा था। ओके, तो फ्रांस पर क्या पड़ा था कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ। लुई वंश जो कि एक बेकार शासन था, अच्छा नहीं था, लुई वंश के शासन का अंत हुआ। जैसे लुई वंश का शासन इज नॉट करेक्ट, वो आपका अंत हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन का व्यवस्था किया गया, मतलब लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की गई उसके स्थान पर। जब लुई वंश का अंत हो गया तो लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की गई। तो यहां आपको फ्रांस की क्रांति में नंबर फर्स्ट एंड मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, और कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। दूसरा आप लोगों को बता दें, दूसरा क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। सरकार द्वारा जो लोक कल्याण का अर्थ है कि जो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लोक कल्याणकारी, जो एक का नहीं महत्व है, सभी पूरी जनता के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां लोक कल्याणकारी कहा गया, ठीक है। इसकी स्थापना की गई या फिर कार्य किए गए, जैसे सड़क बनवाना। सड़क अगर बना दिया जाए एक लंबी सी तो उसमें सभी लोग चलेंगे, चाहे जनता हो, चाहे राजा हो, चाहे नेता हो, आल टू आल चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। पुल, नहर, अस्पताल आदि का निर्माण किया जाए। अस्पताल बनवा दिया जाए अगर गांव में तो सभी जनता वहां दवा कराएंगे। तो ऐसे में अस्पताल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो और भी थोड़ा है। अब यूरोप पर प्रभाव समझेंगे, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो यूरोप पर जो प्रभाव पड़ा था, नंबर फर्स्ट समझो कि यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा। मतलब यूरोप में भी राष्ट्र की मजबूती मिली, मतलब राष्ट्रवाद को मजबूती मिली, मतलब यूरोप में भी अच्छा काम हुआ राष्ट्रवाद से। लाइक यहाँ राष्ट्र राज्यों की मजबूती मिली, जो राष्ट्र राज्य थे उनको बहुत ज्यादा मजबूती मिली, ठीक है।
दूसरा समझो, लोकतांत्रिक सिद्धांत को विश्व आधार मिला। जो लोकतांत्रिक सिद्धांत था उसको विश्व आधार मिला। विश्व आधार का अर्थ है कि विश्व में उसको जगह मिला, ठीक है। एंड तथा सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होना चाहिए। मतलब यहां कहा गया जो सरकार है वो जनता के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन तब ये सरकार जनता के लिए ही होनी चाहिए। अगर जनता के द्वारा बनाया जाता है तो ये सरकार जनता के लिए ही होनी चाहिए। इस विचार को बल दिया गया, और इस विचार को बल दिया गया कि अगर एक सरकार है तो वो जनता के लिए कार्य करे, क्योंकि ये जनता के द्वारा ही सरकार को बनाया जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि जनता के लिए कार्य करे। तीसरा पॉइंट है, यूरोप के अन्य राष्ट्र के लोग भी मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। और यूरोप के अन्य जो राष्ट्र के लोग थे वो भी मानवीय अधिकारों के लिए कार्य करने लगे। तो यहां से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी को बता दिया, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। एंड अगला अगर चैप्टर चाहिए तो कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है। क्योंकि अगर अगला चैप्टर बनाना है तो भाई बनवाना है तो बढ़िया से शेयर करो और वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। काफी अच्छा वीडियो था एंड बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। अगर इतना याद कर लोगे तो इस चैप्टर का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बचेगा। वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।